वेलकम टू ऑल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग अल्सर के बारे में बात करेंगे और अल्सर जो है माउथ के अंदर जो है वो कितने तरह के हैं और क्या अल्सर होने के कोई पर्टिकुलर रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ अल्सर के बारे में। तो जो अल्सर होता है उसमें जो है मुख्यतया जो देखा गया है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि माइनर एप्थस अल्सर होता है, मेजर एप्थस अल्सर एंड हर्पेटिफॉर्म अल्सर होता है। इन तीनों के अलावा हम बात करें तो एक जो है अल्सर आपका जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो उसके कारण जो अल्सर होते हैं वो एक अलग टॉपिक है, तो हम लोग उस पर किसी और दिन बात करेंगे। और आज हम लोग जो मुख्यतया जो आम आदमी के मुंह के अंदर जो अल्सर होता है उस पर बात कर रहे हैं, उस एप्थस अल्सर की बात कर रहे हैं। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मुंह फट जाता है या मुंह भर जाता है, अल्सर होने को फटना भी कुछ लोग कहते हैं। तो आखिर ये है क्या? तो बेसिकली जो आपका म्यूकोसा है, यानी कि ओरल कैविटी की जो सतह जो मॉइस्ट होती है उसे म्यूकोसा कहते हैं। और उस म्यूकोसा की जब ऊपरी लेयर में कुछ यहाँ पर से ऊपरी लेयर की कवरिंग अगर हट जाती है ओरल कैविटी के अंदर म्यूकोसा की, तो जो नीचे के लेयर हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो एक्सपोज होते हैं और वहाँ पे एक येलो कवरिंग बन जाती है। तो फाइब्रोप्यूरिलेंट मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं उसकी वहाँ पे कवरिंग बन जाती है और सुपरफिशियल जो म्यूकोसा है उसका वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है? तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी द मोस्ट कॉमन फैक्टर माना गया है। तो अगर कुछ लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि उनका विटामिन B12 जब चेक किया गया और भी सारे पैरामीटर्स, यानी कि उनका जो जितने भी उनके ब्लड जो रिपोर्ट हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की मैं बात करूँ, विटामिन B12 की बात करूँ, आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम नहीं है पेशेंट में, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर जिस पे हम लोग काम करते हैं और वो वहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए जो कारण है वो स्ट्रेस को दिया गया है, यानी कि स्ट्रेस इंड्यूस एप्थस अल्सर। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये जो माइनर फॉर्म ऑफ अल्सर होता है वो जल्द हील हो जाता है, यानी जो इसके साइज होते हैं वो छोटे होते हैं और मुख्यतया जो है ये मूवेबल म्यूकोसा पे पाए जाते हैं। मूवेबल मीन्स अगर आप गाल की सतह को खींच रहे हैं तो वो मूवेबल म्यूकोसा हुआ, अगर आप अपने जीभ को घुमा रहे हैं तो वो मूवेबल म्यूकोसा हुआ, लिप का जो म्यूकोसा है वो मूवेबल म्यूकोसा है। तो इन सब जगहों पर जो है आपका माइनर एप्थस अल्सर पाया जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें कि जो मेजर एप्थस अल्सर अगर किसी पेशेंट को है तो क्या होगा, तो मेजर एप्थस में मुख्यतया ये जो है नॉन मूवेबल में होता है और इसके साइज काफ़ी बड़े होते हैं। और जब ये पेशेंट के माउथ के अंदर होता है तो इसके पेन की इंटेंसिटी और जो डिस्कम्फर्ट का इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइनर एप्थस अल्सर। तो मेजर एप्थस अल्सर में जो है अभी जो मेरे एक पेशेंट है उनका चूँकि मेजर एप्थस अल्सर हुआ, जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि म्यूकोसा जो है काफ़ी बड़े एरिया में जो मैंने बताया येलो फाइब्रोप्यूरिलेंट मटेरियल की कवरिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब पेशेंट की मैंने हिस्ट्री ली तो पेशेंट जो है ऑलरेडी रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे थे, यानी कि ये जो बीमारी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो जब ऑटो इम्यून डिजीज़ से पेशेंट सफ़र कर रहे थे तो इनका इलाज चल रहा था जहाँ पे, तो अचानक से इनके ड्रग रेजिम में एक बदलाव किया गया था और उस बदलाव के बाद 1 या 1.5 दिन के बाद जो मेडिसिन इन्होंने जब लिया तो इनका कहना था कि मेरा जो मुंह है पूरा फट गया है, यानी कि उसमें छाले बन रहे हैं बड़े बड़े से और मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो समस्या है कहीं ना कहीं जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और यहाँ पे इम्यून डिसरेगुलेशन हुआ है कहीं ना कहीं पेशेंट का, या फिर वो इम्यून डिसरेगुलेशन कह लीजिए या फिर किसी भी कारण से एग्जर्वेट हुआ है प्रॉब्लम, जो मेडिसिन इनके लिए चलाया गया, जो ड्रग के कारण, जो ड्रग इंटरेक्शन के कारण भी, जो मेडिसिन के कारण जो बॉडी में जो चेंज आया है वो आप
समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको प्रभावित किया है। तो यहाँ पे जो फैक्टर इन्वॉल्व थे वो पेशेंट हमारे ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज़ से ग्रसित थे। तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि कभी भी जब हम ऑटो इम्यून पर्सन को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चैलेंज होता है कि उनका जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि ये बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे इन्फ्लामेशन या जहाँ पे उंड नहीं है वहाँ भी इन्फ्लामेटरी सेल्स आके वर्क करते हैं। तो पेशेंट का ऑलरेडी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हाई होता है। तो ऐसे में मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना था कि पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने इनका इलाज शुरू किया। और मैं बताना चाहती हूँ कि हर पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आप किसी एक पेशेंट को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से ये काइंड रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप इस तरह से मैसेज ना करें कि मैम इसका इलाज बताइए। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि इलाज को बताने के लिए मुझे प्रॉपर हिस्ट्री चाहिए और प्रॉपर कन्वर्सेशन चाहिए और प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए पिक्चर्स का या फिर वीडियोस का, तभी मैं कुछ आपको हेल्प कर सकती हूँ या फिर मैं आपको कोई डायग्नोसिस दे सकती हूँ या इलाज बता सकती हूँ। और मेरा अभी एक वीडियो पे मैं एक शॉर्ट अनाउंस करती हूँ कि मेरे जो मेंबरशिप जो भी व्यूअर्स हैं या फिर जो भी व्यूअर्स बनना चाहते हैं वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ये लो प्राइस मेंबरशिप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ओरल स्क्रीनिंग की आप जो है मंथली चेकअप करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को जो कंटिन्यू करते हैं कि जो मेजर एब्सेस अल्सर है ये आप देख रहे हैं कि प्री ऑपरेटिव फ़ोटो है मेरे पेशेंट के और आफ्टर 1 वीक ऑफ मेडिकेशन जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। पेशेंट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और काफ़ी हीलिंग जो है इनकी काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये जो सारा सीन था इस यहाँ पे इसलिए मैंने डिस्कस किया। जो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अल्सर हील नहीं हो सकता है। कुछ मैकेनिकल फैक्टर भी वर्क करते हैं, कुछ सिस्टेमिक फैक्टर भी वर्क करते हैं। मैकेनिकल फैक्टर पे मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कि कोई उंड है और उंड के चारों तरफ अगर आपके जो शार्प टीथ हैं और उस टीथ के कारण उंड बार बार इरिटेट हो रहा है, तो इस इरिटेशन के कारण जो है उंड एग्रेवेट होगा, यानी उसके साइज बढ़ेंगे और उसमें हीलिंग नहीं होगी। तो जो ये चीज़ है वो आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसे फाइंड आउट डॉक्टर का काम है करना। तो आप सिर्फ अपने कंप्लेन को समझाइए ताकि आपका जो इलाज है वो सही डायरेक्शन में हो सके। और जो भी लोग मान लीजिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं तो वो आराम से जो है न्यूट्रिशन का सपोर्ट ले सकते हैं। तो वो उनके लिए जो है डाइट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको लाइकोपिन रिच डाइट लेना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्सर के लिए गूगल पे सर्च कर रहे हैं लाइकोपिन रिच डाइट और सिर्फ उसको लेके आप घर में बैठ के इलाज ले रहे हैं। तो ऐसा आप अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल ना करें। और आज का मेरा ये मैसेज है आप सबों के लिए कि अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे 2 या 3 दिन से ज़्यादा आप खुद से वेट एंड वॉच ना करें, क्योंकि हो सकता है ना कि आपका प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाए। अगर मान लीजिए मेरे एक पेशेंट है, अगर खुद से ये इलाज करते तो फिर इनके रिज़ल्ट जो है 7 डेज़ में क्योर होने की बजाय थोड़ा एग्रेवेट हो सकता था। तो ये तुरंत ही आ गए थे। तो इनकी सारी हिस्ट्री लेने के बाद जो इनका इलाज करना मेरे लिए आसान हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें सो दैट मैं इस तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।